और इस वक्त रुख कर लेंगे हमारे मेहमानों का। इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत मौजूद हैं। दोनों के पास चलते हैं। अनुराग जी, सबसे पहले आपके पास आती हूं। अक्सर आप कहते हैं कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, तो आज सबसे पहले आपके पास ही आती हूं। ये बताइए, गिरफ्तारी होती है तो आप कहते हैं सेटिंग है, एनकाउंटर हो गया तो आप कहते हैं फेक है। सिर्फ सवाल उठाना है, सवाल उठाने के लिए या कोई आधार भी? नहीं मेंका जी, हम लोग डे वन से कह रहे हैं, आपने सुना होगा, मैंने डे वन से बोला है कि इस अपराधी विकास दुबे की सीडीआर आप पब्लिकली कर दीजिए। इसके ये हम तो कहते हैं आप 8 दिन की कर दीजिए या 2-4 महीने कर दीजिए या 5 साल की कर दीजिए, जिससे पता चल जाए कि इसके संबंध किन किन लोगों से रहे, किन किन अधिकारी और किन किन नेताओं के साथ रहे। देखिए, आप इतना बड़ा अपराधी है, एक तो यहाँ से भाग जाता है, भागने के बाद फिर आता है, एनकाउंटर होता है। देखो, ऐसे अपराधियों की तो सजा मौत ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि अगर उसके पीछे के लोग बच जाएंगे, जो लोग इस तरह के अपराधियों को पनाह देते हैं, इस तरह के अपराधियों को बढ़ावा देते हैं, नेता और अधिकारी, चाहे किसी दल के हो, मैं चाहे किसी दल की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सीडीआर में जारी करेंगे तो उसमें हमारे हैं या किसी के नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो इस तरह का नाटक कर रही है, उसकी मां से बुलवाती है, कहीं पर्ची लाती है, तो सीडीआर रख दीजिए सामने, पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है, किसको छुपाने की कोशिश हो रही है। तो उसी तरह से अनुराग जी सरकार भी कह रही है और पुलिस भी कह रही है कि जांच तो चल रही है, जांच चल रही है। आप कैसे ये कह रहे हैं कि सीडीआर कभी रखी नहीं जाएगी? आप कैसे कह रहे हैं कि जांच पूरी नहीं होगी? और एक गंभीर बात इस वक्त अनुराग भदौरिया आप कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, एक मिनट बस आपको रोकूंगी, फिर आपके पास ही आऊंगी, आपके पास ही आऊंगी। 5 सेकंड और मांग रहा हूं आपसे, उधार मांग रहा हूं। नहीं, मैं आपके पास ही आऊंगी। एक सवाल और जोड़ देती हूं। वो सवाल ये कि आप विकास दुबे की मां पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार जाकर विकास दुबे की मां को कहती है कि आप समाजवादी पार्टी का भी नाम लो और आप पर्ची लेकर आओ। आप मां पर सवाल उठा रहे हैं। अरे मां की बात नहीं है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात है। ये क्या क्या नहीं करते, इनको आप नहीं जानते भारतीय जनता पार्टी कैसी राजनीति करती है। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, जिस तरह से जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो नेता इन्वॉल्व हैं, उनकी भी कार ऐसी पलटनी चाहिए जैसे विकास अपराधी की पलटी है, ऐसी उनकी भी कार पलटनी चाहिए, तब सही न्याय मिल पाएगा। नहीं अदरवाइज ये अधिकारी और नेता फिर नया अपराधी पैदा करने में बहुत माहिर होते हैं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, जब समाज के अंदर से जड़ को खत्म करना चाहिए, अपराध खत्म करना है तो जड़। लेकिन आप ये नहीं कहेंगे, लोग हैं जो पनाह दे रहे हैं, अनुराग भदौरिया, आप ये नहीं कहेंगे कि ये गाड़ी तब पलटी है जब बीजेपी की गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट में ही गाड़ी पलटी। इससे पहले तो इसकी गाड़ी रफ्तार के साथ ही चल रही थी ना। तमाम पार्टियों की सरकारें रही लेकिन गाड़ी कभी रुकी नहीं, पलटना तो छोड़िए, रुकी नहीं। चलिए आपके पास आऊंगी, दोबारा आऊंगी। सुरेंद्र राजपूत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, आपको भी ये एनकाउंटर फेक लग रहा है? कल तक आप भी कह रहे थे, कांग्रेस भी कह रही थी कि बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अगर कल बचाने की कोशिश हो रही थी तो आज मार क्यों दिया गया? देखिए, अपराधी को तो बचाने की आज भी कोशिश हो रही है। एक अपराधियों का मोहरा मारा गया है और एक अपराधियों का मोहरा मार देने से पूरा जो अपराध का तंत्र है, जो चाहे सफेद पोश नेताओं का हो, किसी भी पार्टी के हो, और चाहे वो अफसरों का हो, चाहे किसी भी क्या नाम उस पर अफसर हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हो, वो पूरा का पूरा नेक्सस अगर एक अपराधी को मारने से बच सकता है तो बच गया है। राज जो है दफन हो गए, अपराधी एक अपराधियों का मोहरा मारा गया। तो हमारा तो प्रश्न वही का वही है, अपराध को तो संरक्षण मिला है। आपको क्यों लगता है कि विकास दुबे के मारे जाने से सारे राज दफन हो जाएंगे? क्योंकि जांच चल रही है, उससे कई सवाल जवाब भी अब तक हुए हैं। ऋचा दुबे जो कि उसकी पत्नी है, वो उसके अपराधों में साथ रही, वो अभी भी पुलिस के शिकंजे में है। कई और लोग हैं विकास के साथी, और तमाम कॉल अगर डिटेल्स की बात करें तो वो विकास दुबे के मरने से कॉल डिटेल्स नहीं खत्म हो जाती। तो जांच तो अपनी दिशा में चलेगी, आपको भरोसा नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना, एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया मेनका जी आपकी बात पर। कहते हैं कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है, मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आप इस चीज की, मुलजिम और मुंसिफ जब दोनों सरकारी रहेंगे तो एक को पंत कहेगा, एक को निराला। आप इस चीज को देखिए, अगर ये जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज की सुपरविजन में सीबीआई करे तो आपको राजपाश अपने आप हो जाएगा। जो लोग, जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उन्हीं लोग, वही लोग जांच कर रहे हैं। जांच मैं और आप
थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, आप जो सवाल और जो बात उठा रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी वही बात कही। मायावती ने भी मांग की है कि इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि एनकाउंटर के लिए बधाई भी दे रही हैं और साथ ही इस एनकाउंटर की जांच की भी मांग कर रही है ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ नवीन श्रीवास्तव जी मौजूद है। नवीन जी, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये एनकाउंटर है, फेक है, सरकार के इशारे पर हुआ है। देखिए, कल जब उज्जैन में उसकी तथाकथित गिरफ्तारी हुई, उस समय भी ये विपक्ष के लोगों ने कल कांग्रेस तो आलू से सोना बनाने वालों की पार्टी है, कल इन्होंने क्रोनोलॉजी पेश की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को जोड़ के और विकास दुबे को जोड़ के इन्होंने एक क्रोनोलॉजी बनाई जो है, और यह कल साबित करने की कोशिश की कि इसको संरक्षण दिया जा रहा है, सरकारी संरक्षण दिया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ संरक्षण दिया। आज जब वो इनकाउंटर में हमारे से गाड़ी पलटी और हमारे सिपाहियों को घायल करके भाग रहा था उनके हथियार छीन करके, और वहां एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया, इतने लोगों की हत्याओं का दुर्दांत अपराधी, तो आज ये दुनिया भर की कहानी बता रहे हैं। तो चित भी मेरी, पट भी मेरी। और कांग्रेस का भी ये नहीं बताएगी कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं की पैदावार की सरकार में शुरू हुई। बार बार इनके प्रवक्ता कहते हैं कि 30 साल से हम सरकार में नहीं है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि इनकी जो सबसे बड़ी नेता थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके चुनाव एजेंट होते थे धुलनी सिंह, अखिलेश सिंह के बारे में नहीं बताएंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया जो 1985 में इनकी सरकार के समय में जिनका उदय हुआ, उसके विषय में नहीं बताएंगे। देखिए, आज की जो एक घटना हुई है, यह राजनीतिक दलों को इसमें एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। अपराधी था, वो मारा गया और जघन्य हत्यारा था वो। जो सवाल है, ठीक है, वो हत्यारा था, मारा गया। जो सेंटिमेंट्स लोगों के वो शांत हो गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं, इस बात से इनकार नहीं, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है। सवाल ये है कि क्या इसे बचाने की और कोशिश नहीं हो सकती थी, जिंदा पकड़ने की और कोशिश नहीं हो सकती थी? कई और सवाल भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन आज के सवालों का जवाब इतिहास में कब तक हम तलाशते रहेंगे, ये भी हमारे साथ एक सवाल बना है। इस वक्त एक्स डीआईजी भी हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चल लेते हैं। दोबारा आपके पास आएंगे भदौरिया जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए जी, बोलिए। एक मिनट मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है। जो आज हमारे कांग्रेस और विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं न्यायिक जांच की, सुप्रीम कोर्ट की जांच की, ये बताएं कि इनको इन संवैधानिक संस्थाओं पर कितना भरोसा है। वही कांग्रेस जो देश में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र का गला घोटती है, चुनाव हारते हैं तो ये लोग चुनाव आयोग को ईवीएम पर दोष ठहराते हैं। आज इनको किस पर भरोसा है, ये बताएं। ठीक है नवीन जी, ये क्या मतलब आपके शो को मजाक बना? अरे अनुराग भदौरिया, तुम भी अपराध करोगे, तुम्हारे नेता भी करेंगे, उनकी भी गाड़ी पलटेगी और उनको भी इसी तरह से गोलियों का शिकार होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी अपराधी होगा, या तो वो जेल में होगा या इसी प्रकार से गाड़ी पलटती है। ठीक है, अनुराग भदौरिया आपके पास भी आऊंगी, सुरेंद्र राजपूत आपके पास भी आऊंगी, और किस किस की गाड़ी पलटती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन एक्स डीआईजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके पास चलते हैं। महेश मिश्रा जी, ये बताइए, एनकाउंटर पर एसटीएफ की थ्योरी और उस पर उठ रहे सवाल, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? एनकाउंटर फेक है या वाकई ऐसे हालात भी बन सकते हैं? देखिए, एनकाउंटर पर हमेशा प्रश्न उठते हैं। कोई भी एनकाउंटर हुआ हो, चाहे जघन्य से जघन्य अपराधी का हुआ हो, प्रश्न हमेशा खड़े होते हैं और प्रश्नों का उत्तर मिला है। और ये जो एनकाउंटर हुआ है आज सुबह, ये पुलिस कस्टडी में हुआ है, जब पुलिस की अवरक्षा में था, जब ट्रांजिट रिमांड लेकर चली है पुलिस वहां से जेल से, और उसको यहाँ आज पेश करना था मजिस्ट्रेट के समक्ष। इसी बीच में यह एनकाउंटर हुआ, इसी बीच में गाड़ी एस्केप हुई। जो पुलिस ने बताया, जो एसटीएफ ने अपना पूरा वृतांत घटना का वो बताया है, और उसके दौरान वो मुठभेड़ मारा गया है। इसकी भी जांच होगी। हर ह्यूमन राइट कमीशन हर मुठभेड़ की, हर पुलिस मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच करता है। हर पुलिस कस्टडी में मरे या जुडिशियल कस्टडी में रहे, जेल में मरे या पुलिस की कस्टडी में रहे, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी होती है। तो इंक्वायरी होगी और निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपके एक्सपीरियंस क्या करता है? सवाल तो हर बार उठते हैं, लेकिन पलड़ा किसका भारी होता है? देखिए, ये कहना कि ये फेक है, ये बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत जल्दबाजी। हम किसी धारणा पर नहीं पहुंच सकते हैं। हम किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये बात कहें तो बात अलग है, लेकिन एक थ्योरी हमारे सामने आई है, एक वृतांत हमारे सामने आया, घटनाक्रम हमारे सामने आया है। इस घटनाक्रम को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कहना कि फेक है, ये बहुत जल्दबाजी है, और ये कहना कि फेक है तो ये धारणा से और पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकता है।
बिल्कुल, ना तो हम इसे बिल्कुल फेक कह सकते हैं, ना ही सवालों को पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं। हमें इंतजार करना पड़ेगा कि पुलिस क्या कह रही है और अगर उसके बाद जांच होती है तो उस जांच में क्या बातें सामने आती है। अनुराग भदौरिया, राज से पर्दा उठेगा तो नाम आपकी पार्टी के नेताओं का भी सामने आएगा। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि कार नहीं पलटी बल्कि सरकार पलटने से बच गई। ये बताइए, आप भी कह रहे हैं कि अगर ये ढेर नहीं होता, अगर ये ढेर नहीं होता सरकार ढेर हो जाती, लेकिन कार तो आपकी पार्टी के नेताओं की भी पलटती फिर। मंत्री थे, उनकी भी फोटो साथ में है। सतीश निगम इनके विधायक, उनकी भी फोटो साथ में है। जी नवीन जी, ठीक है, ये बातें सबके सामने हैं और बीते एक सप्ताह से सारी तस्वीरें इस वक्त सबके सामने हैं। सबका सामने आ जाएगी, नवीन जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहूंगा ठीक है नवीन जी, आपके पास आऊंगी। भदौरिया जी को बोलने दीजिए। दर्द हो रहा है, हमारे पेट में दर्द नहीं है, हम कहते हैं इंक्वायरी करा लो सबके सामने। हम कहते हैं क्यों सीडीआर पेश नहीं की, क्यों छुपा के रखी हुई है। इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को बचाना चाहती है, अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है। कौन कौन अधिकारी हैं, कौन कौन नेता है जो इसके पीछे हैं, इनको भी सामने आने चाहिए। इनकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए, इनकी गाड़ी दूसरे तरीके से पलटनी चाहिए। इनकी रोड पे पलटी है, उनकी गली में पलट जाएगा सकरे रास्ते पे। लेकिन अगर इस दाग की बात करें अनुराग भदौरिया, इस दाग की बात करें तो इस दाग से आपका दामन भी साफ नहीं है। ठीक है, आप मांग कर रहे हैं जांच की, ये अच्छी बात है, लेकिन आपका दामन भी दागदार है। कई नेताओं की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सुनिए सुनिए, हमारा दामन साफ है, भारतीय जनता पार्टी का। अनुराग भदौरिया सुनिए, ठीक है, आपकी आवाज बहुत तेज है, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए। आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं भारतीय जनता के प्रवक्ता कैसे रोना, मैं क्या करूं, मैं तो अभी आया हूं, मैं तो 3.5 साल से। अनुराग जी ठीक है, ठीक है, अरे 3.5 साल से ठीक है, हम जवाब लेते हैं। अनुराग जी, नवीन जी से ही हम जवाब ले लेते हैं। अरे आप 3.5 साल की सरकार, बताइए आपने क्या काम किया। नवीन जी, आपके पास आ रही हूं मैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी के भी नेताओं की तस्वीरें सामने आई है विकास दुबे के साथ। विकास दुबे के गांव के लोग कह रहे हैं कि आपकी जो पूर्व विधायक वो भाई मानती थी विकास दुबे को, और वहां पहुंचती थी अरुणा जो कि राखी बांधने पहुंचती थी। बाकायदा नाम ले रहे हैं, बाकायदा तस्वीरें आ रही हैं, तो इस दाग से कोई भी बचा नहीं है। लेकिन नवीन जी, आप पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो जवाब दीजिए अब आप। सीधे सीधे मांग है सीडीआर सामने आए। सीडीआर सामने आएगा, कब तक आएगा, ये सवाल है नवीन जी। बिल्कुल, देखिए एक बात है, मैं विपक्ष के मित्रों से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं को अपने हिसाब से उपयोग न करें। आप चुनाव हार जाए तो चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, आप इमरजेंसी लगा के देश में लोकतंत्र का गला घोटते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसला जब आता है उसको आप मानने से इनकार करते हैं। तो ये सारी चीजें आप साबित करती है कि आपको सिर्फ विरोध करना संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। आप विश्वास करिए, जांच होने दीजिए, जांच के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद कहिएगा। देश की अदालतों पर विश्वास रखिए। अगर आपको नवीन जी ये बताइएगा, नवीन जी काउंटर फेक हुआ है तो क्या न्यायालय के दरवाजे? ठीक है नवीन जी, ये बताइएगा आपकी सरकार की रणनीति क्या है विकास दुबे मामले में? इससे जुड़े जो तमाम लोग हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों या फिर पुलिस महकमे के अंदर के हों, ये जांच तेजी से होगी, ये प्रायोरिटी में है। किस तरह की रणनीति आगे होगी ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो? जो इसके सहयोगी थे, जिन्होंने विकास दुबे को इतना बड़ा अपराधी बनाया, जिन्होंने इससे लाभ कमाया, सबके नाम सामने आएंगे। ये भरोसा न्यूज 18 पर आप दे सकते हैं अभी? निश्चित रूप से देखिए, सिर्फ विकास दुबे नहीं, उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की तरह से ऐसे अपराधी जो अपने आर्थिक साम्राज्य के बल पर जेलों में रह के जिला पंचायत सदस्य, विधायक, सांसद बने बैठे हैं, उनका आर्थिक साम्राज्य हम तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके दम पर वो चाहे पुलिस का संरक्षण पाते हैं, चाहे राजनीतिक संरक्षण पाते हैं। हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। गाजीपुर से गाजियाबाद तक पूर्वांचल के माफिया हो, पश्चिमांचल के माफिया हो, कोरोना टेस्ट में जो रिपोर्ट आई है विकास दुबे की, रिपोर्ट नेगेटिव है। विकास दुबे का सैंपल लिया गया था उस वक्त जब पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया था तमाम अधिकारियों ने, और कहा था कि पहले कोरोना टेस्ट हो। इस वक्त जो प्रोटोकॉल चल रहा है कोविड-19 का, सैंपल लिया गया, रिपोर्ट भी आ गई, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आई है, और अब उसका पोस्टमार्टम शुरू होगा, जिसकी तैयारी पहले से ही पोस्टमार्टम हाउस में कर ली गई है। 3 डॉक्टरों के पैनल की मौजूदगी में यहाँ पोस्टमार्टम होगा, जिसकी वीडियोग्राफी भी होगी। गोली लगी है, कहाँ लगी है, क्या गोली अभी भी शरीर में कोई मौजूद है या बुलेट आर पार चली गई, तमाम सवालों के जवाब। उसकी मौत गोली लगने से हुई है या फिर वो जख्मी हुआ था, उसकी वजह से उसकी
मौत हुई है, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तब उसको चोट भी पहुंची थी और उसके बाद वो भागा था। इन सभी सवालों का जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आ जाएंगे। अमित गंजू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, रिपोर्ट नेगेटिव आई, पोस्टमार्टम क्या शुरू हो चुकी है या होने वाली है? विकास दुबे की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के साथ ही पोस्टमार्टम अब हो सकेगा। रास्ता साफ हो चुका है, तैयारी उसकी पहले से कर ली गई है। 3 डॉक्टर्स के पैनल पोस्टमार्टम करेंगे और इस वक्त पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अमित गंजू हमारे सहयोगी मौजूद है वहां से। अमित, क्या पोस्टमार्टम की शुरुआत हो गई है, बस होने वाली है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले ये जानकारी आई है कि जिस कोविड जांच की वजह से पिछले 5.5 घंटे से बॉडी को मोर्चरी में रखा गया था, उसके बाद अब बॉडी अब से कुछ देर पहले आई, जो सब दर्शकों को दिखाया गया। अंदर पहुंच चुके हैं, मजिस्ट्रेट पहुंच चुके हैं, डॉक्टर्स की टीम पहुंच चुके हैं, कैमरा पहुंच चुका है और अभी तक इंतजार हो रहा था क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी उसमें थोड़ा क्लैरिफिकेशन नहीं था, उसकी वजह से इनको रोक के रखा था। अब ये मालूम चला है कि वो कोरोना पॉजिटिव नहीं है, उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब डॉक्टर्स की टीम ने इसको शुरुआत कर दी है। अब सबसे बड़ा परेशानी प्रशासन के लिए ये हो रही है कि मीडिया का जमावड़ा धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। पोस्टमार्टम में जो मजिस्ट्रेट पहुंचा है, कहीं ना कहीं इसमें क्या कितने बुलेट्स लगे हैं, क्या बताया गया है, कितने बुलेट्स आर पार हुए हैं, बर्न होल है कि नहीं, वो फ्राइबर है कि नहीं, एक्सरे में वो चीज़ें मेंशन होंगी। अब इसके बाद जैसे हमारी अंदर लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि इसकी शुरुआत कर दी गई है, लेकिन इसमें बुलेट्स का एक इशू आ रहा है। जो सबसे पहले न्यूज़ 18 बता रहा है कि उसमें एक बुलेट जो प्रीम है आर पार गई है। अब ये सबसे बड़ी है कि सबसे पहली बुलेट आर पार निकली है शरीर से, जो चेस्ट से होते हुए पीछे तक निकली है। अब ये पहली बात जानकारी हमारे सूत्रों के माध्यम से हो रही है। अब बाकी 3 बुलेट्स का क्या है, वो स्टमक में है कि स्टक है कि आर पार है कि चेस्ट में है, कंडक है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहली रिपोर्ट ये सामने आ रही है कि गोलियां लगी और 4 गोलियों में से एक आर पार हो चुकी है। यह खबर न्यूज़ 18 इस वक्त अपने दर्शकों को दे रहा है, लेकिन 3 गोलियां, उनकी क्या स्थिति है, क्या वो अभी भी शरीर में या फिर वो भी आर पार हो गई हैं, ये आगे पता चलेगा। ये बताइए, पोस्टमार्टम में और अगर गोलियों को लेकर एक्सरे होता है, ये इस पूरे प्रोसेस में और कितना वक्त लग सकता है एक बार शुरू होने के बाद? देखिए, जिस प्रकार से शुरू होने की बात हो रही थी, पहले 12:25 पर बात हुई, जब गाड़ी अंदर एंटर किया था, फिर इंतजार हो रहा था रिपोर्ट का। रिपोर्ट जब, क्योंकि सब मैनुअल काम हो रहा है, इसमें भी आराम से चल रहा है, कोई जल्दीबाजी वाला काम नहीं करते हैं। यहाँ के डॉक्टर्स वही सरकारी ढर्रे पे टिके हैं। एक आदमी पूरा घूम के लेके आया, उसमें कुछ एक एरर आ रहा था, फिर वो व्यक्ति, उनका जो मैसेंजर वाजपेयी है, फिर गया दोबारा उसको कागज को लेके आया, उसके बाद सेटिस्फाई कराया। उसमें कहा गया कि क्षेत्राधिकारी की मोहर नहीं है। अब फिर वो क्षेत्राधिकारी कार्यालय गया, यहाँ से ठीक सामने क्षेत्राधिकारी कार्यालय की मोहर लेके आया और अब इसकी शुरुआत हुई है। यानी लगभग 30 से 40 मिनट का समय उस वाजपेयी जो यहाँ का 4th क्लास एम्प्लॉय, उसके आने जाने और कागज सबमिट करने लगा है। अगर अब शुरुआत अब से करी जाएगी तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय भी लग सकता है। लेकिन जिस प्रकार से प्रथम दृष्टया स्टार्ट हुई है, उसमें जो प्राइमेसी दिख रहा है, पहली बुलेट को आउटर होल कहता है, ऊपर प्रेप होल, आर पार जिसे कहते हैं, वो दिख रहा है। अब उसके बाद जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, क्योंकि अभी इसको चीरा लगेगा, हेड पे देखा जाएगा, इंजरीज तो नहीं, क्योंकि इस प्रकार से पीछे बैक स्कल के पास बताया जाता है ब्लीडिंग हुई है, उसमें होगा। तमाम चीज़ें देखें, उसको पूरा काटा जाता है, उसके ऊपर स्टिचिंग की जाएगी, फिर ड्रेस किया जाएगा, एक लंबा प्रोसीजर है। और तब जब 3 कैमरास लगे गए हैं तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और सबसे निगाहें, अब अगर देखा जाए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, सब लोग यहाँ जितने चाहे मीडिया के पर्सन्स हो और जहाँ तक की बात बिकरू की हो रही थी, बिकरू गाँव से 7 से 8 लोग आ चुके हैं। ये बताया जा रहा है उसके पिता यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं? क्योंकि अभी तक तो खबर ये आ रही थी कि कोई भी डेड बॉडी को लेना नहीं चाहता, तो क्या ये लोग डेड बॉडी लेने वाले हैं या यूं ही पहुंचे हैं जानकारी जुटाने? देखिए, कहीं ना कहीं जानकारी जुटाने वालों का एक लंबा मजमा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, एक बार कैमरा इसको प्लीज घुमा के दिखाने की कोशिश करें कि भीड़ की कमी कहीं से नहीं देखने को मिल रही है। कैमरा देखने के बाद एक एक करके सब जरूर कैमरे से किनारा करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इस जानकारी में और कैमरा अगर सड़क की तरफ भी दिखाया जाए तो उतने ही लोग बाहर भी खड़े हैं और सड़क के उस तरफ भी। यानी कहना है सबका जानकारी, सबको चिंता है इसकी, क्या जानकारी है, क्या रिपोर्ट आएगी वो तब। लेकिन अभी पूछा जाए कि आप बॉडी क्लेम कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं उनके पिताजी आ रहे हैं, कोई कह रहा है उनकी वाइफ आ रही है, कोई बताने की स्थिति में नहीं है, कोई इनका रिलेटिव फिलहाल अभी यहाँ नहीं आया है। ये सबसे बड़ी बात है। मां ने तो साफ इनकार कर दिया, मां ने साफ साफ कह दिया है कि विकास दुबे से उनका कोई संबंध नहीं, उसकी जो गति होनी थी वो गति हो गई और वो देखने भी नहीं जाएगी शरीर को। और इसी बीच पोस्टमार्टम की शुरुआत अब थोड़ी देर में होगी। अमित, आपके पास लौटेंगे, जब भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो आपके पास आप जरूर बताइएगा, तुरंत आपके पास आ जाएंगे। इस वक्त हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एसपी कांग्रेस, बीजेपी और एक्स डीआईजी, जो कि बता रहे हैं और
अपने सवाल भी रख रहे हैं और उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश न्यूज 18 भी कर रहा है और जो जवाब दे उनसे जवाब लेने की कोशिश हम कर रहे हैं। कांग्रेस के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत, एक कांग्रेस है जो विकास दुबे के मामले में अभी तक उसकी मजबूत स्थिति दिख रही है, लेकिन राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण, कोई भी राजनीतिक पार्टी खड़े होकर यह दावा नहीं कर सकती कि उसने कभी भी अपराधी को टिकट न दिया हो, किसी एक अपराधी को भी संरक्षण आश्रय नहीं दिया हो और उसका फायदा किसी राजनीतिक दल ने नहीं उठाया हो। ऐसी कोई भी एक पार्टी इस देश में मुझे नहीं लगता की है। लेकिन यह बताइए कि आपको क्यों भरोसा नहीं है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा? क्यों आपको लगता है कि विकास दुबे के खात्मे के साथ ही सभी राज दफन हो गए हैं? क्या आपको जांच प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि अगर इस तरीके की बात होती, आप बात समझिए कि अगर विकास दुबे का जैसे भागना था उसको, तो वो वहां पर महाकाल में सरेंडर ही क्यों करता? आर.के. सिन्हा की सिक्योरिटी कंपनी के सामने, SIS के सामने क्यों सरेंडर करता? और उसके बाद जब उसको यहां पर लाया जा रहा था, पहले तो स्टेट प्लेन से लाने की बात थी, उसके बाद बाई रोड लाने की बात हुई। खैर, हम तो एक चीज जानते हैं कि अपराध का अंत नहीं हुआ है, अपराधी का अंत हुआ है। दुर्दांत अपराधी है पूरी तरीके से, लेकिन सरकार में और अपराधी में कहीं ना कहीं संविधान का फर्क होता है। तो आप इस चीज को देखना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीजें, जैसे भी महेश मिश्रा जी कह रहे थे कि ये जो अपराधी है किसी भी तरीके का, इसकी मजिस्ट्रेटी जांच होती है, ह्यूमन राइट कमीशन जांच करता है, तो मैं तो उन्हीं से ही आगे बढ़ते हुए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में अगर ये जांच हो जाएगी, क्योंकि सरकार का काम होता है अपनी आवाम को संतुष्ट करना, तो हमारा यही कहना है कि अपने सभी लोगों के प्रश्नों का सरकार जवाब दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र तो इस तरीके की परेशानी में है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया है, और वो जैसे कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो उस तरीके की भाषा का प्रयोग करे। कभी इंदिरा जी के पास चले जा रहे हैं, ठीक है, कभी मंगल ग्रह पर। सुरेंद्र राजपूत एक्स DIG हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपके संशय का भी जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले नवीन जी से एक रिएक्शन ले लेती हूं, क्योंकि आपने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। नवीन जी, आप चोर की दाढ़ी में तिनका बार बार कांग्रेस कह रही है, और सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर उसे भागना था तो वो उसने ऐसे स्थिति क्यों पैदा की कि वो पकड़ा जाता? देखिए, कल जो उसने महाकाल में सरेंडर किया, कल ही सुबह उसके सरेंडर करने के पहले उसके 2 साथियों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। उत्तर प्रदेश की पुलिस का खौफ था, जिसके वजह से उसने महाकाल में अपने को एक्सपोज किया कि मैं ही कानपुर वाला विकास दुबे हूं, मुझको गिरफ्तार कर लिया जाए। वहां से गिरफ्तार करके लाया जा रहा था, और उसको यह पता था कि अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार है, जिसमें उसको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा है, वह उसको सजा होनी है, उसका बहुत बुरा हश्र होना है। तो गाड़ी पलटने का एक मौके का लाभ उठाया वह दुर्दांत अपराधी, जिसने 8 से अधिक पुलिसकर्मियों की हत्या की, 50 अन्य लोगों की हत्या की। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी कि हथियार छीनना, भागना या गोली चलाना। लेकिन उन सवालों का जवाब आपके पास है क्या? नवीन जी, उन सवालों का जवाब आप वही बात बता रहे हैं जो पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार रख रहे हैं। हमने भी ये बात बताई है पुलिस के वाया से। लेकिन जो सवाल, नवीन जी, जो सवाल इस वक्त विपक्ष उठा रहा है, आपके पास ही आ रही हूं, एक सवाल और जोड़ देती हूं। सवाल यह है कि इससे पहले भी कई बार उसकी गिरफ्तारी होती है, हर बार बच जाता है। खबर यह भी थी कि 2017 में उसके एनकाउंटर की तैयारी लखनऊ पुलिस ने पूरी तरह से कर ली थी, लेकिन खबर STF तक पहुंच जाती है। STF एक आर्म्स एक्ट के मामले में उसको गिरफ्तार करती है, और जिसमें वो छूट भी जाता है। उसके बाद उसका वो हथियार भी उसको मिल जाता है अगले साल ही, कुछ ही महीनों में। तो कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा है। इन सवालों का जवाब मिल पाएगा, कौन कौन मदद कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इस बेकलू की दर्दनाक घटना के बाद जो स्थानीय पुलिस के अधिकारी थे संदेह के घेरे में उसकी मदद करने के, उनको गिरफ्तार भी किया गया, उनको जेल भी भेजा गया। एक बड़े अधिकारी संदेह के घेरे में थे, उनको भी हटाया गया, उनकी भी जांच की जा रही है, और हम सभी चीज़ों पर जांच कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बार बार हमारे कांग्रेस के मित्र सुरेंद्र राजपूत जी बहुत विद्वान हैं, भदौरिया बार बार ये कह रहे हैं कि इसकी सुप्रीम कोर्ट से जाँच हो, लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि संवैधानिक संस्थाओं पे आपको विश्वास कितना है? आप चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा देते हैं, कल को सर्वोच्च न्यायालय का कोई रिटायर्ड जज भी जांच करेगा तो उसकी रिपोर्ट को भी आप अपनी सुविधा के अनुसार मानेंगे। देखिए, जो हमारे नियम कायदे कानून है,
मजिस्ट्रियल जांच होती है, जैसा पुलिस अधिकारी महोदय ने कहा, वह भी हम कराएंगे। आपको यह लगता है कि जांच ठीक नहीं हो रही है तो न्यायालय पर अगर आपको भरोसा है तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खुले, आप वहां अपील कर सकते हैं कि साहब उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक दुर्दांत अपराधी को जिसने बहुत सारे पुलिसकर्मियों की हत्या की थी उसको एनकाउंटर में मार डाला, ये गलत है, तो न्यायालय उसको निर्णय करने दीजिए। लेकिन यह कहना कि गलत हुआ है या सही हुआ है, ये अभी आप हम नहीं तय कर सकते हैं। इसके लिए संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखिए। और सुरेंद्र जी, मैं इंदिरा जी तक इसलिए नहीं जा रहा हूं कि इंदिरा जी वो जिन्होंने देश में संवैधानिक और इमरजेंसी लगा के देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त करने का काम किया था, तो मैं वही याद दिलाना चाहता था। ठीक है, इन मुद्दों पर नहीं जाते हैं, इन मुद्दों पर नहीं जाते हैं, ये मुद्दे से भटकने वाली बात हो जाएगी। महेश मिश्रा जी, क्या मुख्य आरोपी अगर मारा जाता है, जैसा कि इस मामले में हुआ, विकास दुबे ढेर कर दिया गया, अब तक 5 का एनकाउंटर हो चुका है जिसमें मुख्य आरोपी विकास दुबे भी है, तो क्या सारे राज भी राज रह जाएंगे? जो आरोप, जो संशय लगातार उठाए जा रहे हैं, क्या ऐसा ही होता है? क्या वो राज बेपर्दा नहीं हो सकेंगे आगे? देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेशन सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुख्य आरोपी था विकास दुबे, और विकास दुबे पकड़ा गया था। विकास दुबे से सारा घटनाक्रम पता चल सकता था, सारा घटनाक्रम पे किस तरह से ये वारदात हुई और क्यों वारदात हुई, क्या मोटिव था उसका इसके पीछे। अब वो मारा गया, लेकिन उसके साथी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब पुलिस के सामने चुनौती ये है कि उन सारे अपराधियों को पकड़ना, उनसे पूछताछ करना, सारे घटनाक्रम की जानकारी करना, और कैसे हुआ, क्यों हुआ, कौन कौन लोग शामिल थे इसमें। ऐसा नहीं है कि उनकी जानकारी में नहीं होगा, उसके और भी कुछ प्रमुख साथी होंगे जो इस बात को बताएंगे। और हमारे सामने, पुलिस के सामने चुनौती है कि ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ये कहीं ऐसा ना हो कि इस विकास दुबे और इसके चक्कर में हम इन्वेस्टिगेशन की अपनी बारीकियां उनको कहीं खो बैठे। इन्वेस्टिगेशन बड़ा फुल प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें 23 आदमी नामजद हैं, 23 आदमियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। कल कोर्ट में मामला पहुंचेगा और कल उसके ऊपर बहस होगी। कोई हमारी लूपहोल ऐसी न रह जाए जो उसका फायदा ये अभियुक्त उठाए, जैसा कि इसने पहले उठाया संतोष शुक्ला के मामले में। तो चाहे भले वो इस दुनिया में नहीं है इस समय, लेकिन इससे साथी जो है, जिन्होंने क्रूरतम घटना को अंजाम दिया है, तो जरूरी है कि हम अपने इन्वेस्टिगेशन को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दें और न्यायालय में पहुंचाएं। तो 90 दिन में हमें देना है करके, 90 दिन में कंप्लीट करना है। और ये सारा का सारा जो केस है, ये सब्सटेंशियल एविडेंस पर बेस कर रहा है। आप मौजूद हैं, आपका लंबा एक्सपीरियंस है, जो कार्यशैली और कार्रवाई इस वक्त दिख रही है, चाहे कानपुर में हो या लखनऊ में हो या उसके बाहर, जो मुस्तैदी दिख रही है, आपको लग रहा है कि उस दिशा में भी काम चल रहा है? विकास की गिरफ्तारी प्राथमिकता थी, विकास का सरेंडर किया जाना या उसकी गिरफ्तारी, ये प्राथमिकता थी, लेकिन जो समानांतर दिशा में काम होना चाहिए ताकि सारी बातें, उसका जो साम्राज्य था, उसके जो अपराध की किताब, उसका एक एक अध्याय, एक एक पन्ना सामने आ जाए, उसके गुडबुक में कौन कौन से लोग थे, या कह सकते हैं कि किस किस के गुडबुक में वो था, उनके नाम सामने आ जाए, इस दिशा में भी जांच चल रही है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? निश्चित रूप से ये तो आप समझिए कि ये इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अहम हिस्सा है ये। और मुझे दुख इस बात का है कि जो जहां से तफ्तीश की शुरुआत होती है, जो घटना स्थल होता है, उस घटना स्थल को हम प्रिजर्व नहीं कर पाए। उस घटना स्थल को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया वो घटना स्थल। उस घटना स्थल से हमें 50 चीजें मिल सकती थी। सवाल ये है कि हम इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर करें। अभी हमें वो हथियार नहीं मिले जिन हथियारों से पुलिस कर्मियों की हत्या हुई है। अभी हम पुलिस के हथियार भी नहीं मिले हैं पूरे हमें। बिल्कुल। तो हमें तो इस दिशा में बढ़ना चाहिए, हमें गिरफ्तारी करनी चाहिए ताकि हमें पुलिस के हथियार मिल जाए और हमें वो हथियार मिले जिनसे कि हमारे आदमियों की हत्या हुई है। वो सबसे अहम है, क्योंकि हमारे आदमियों की पोस्टमार्टम हुई है, हमारे आदमियों के शरीर पर गोलियों के निशान है, कौन सा हथियार कैसे चला, क्यों चला। नवीन जी से आपने जो सवाल उठाए, उन सवालों का जवाब नवीन जी से ले लेते हैं। नवीन जी, अब तक वो हथियार नहीं मिले जो पुलिस से लेकर भागा था विकास दुबे और उसके साथ ही जिस जगह पर ये पूरा वाकया होता है 2-3 जुलाई की रात, उस जगह को ही ढहा दिया गया। उस पर भी सवाल उठा रहे हैं महेश जी कि उस जगह को रखना चाहिए था ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सकता, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? देखिए, निश्चित रूप से वहाँ जहाँ पे घटना हुई थी विकास दुबे के घर पे, वहाँ पे फॉरेंसिक टीमें, जितनी हमारी जो एक्सपर्ट टीमें हैं, उन्होंने उसको मुआयना करके जो आवश्यक तथ्य थे, सबूत थे, वो जुटा लिए थे। शिकायत ये थी कि उसके मकान में अवैध जो है वो वेपन्स हैं, विस्फोटक हैं। इसके लिए वो दीवालों को तोड़ के उनको निकाला गया, बरामद भी हुए। रही बात, जो मुख्य प्रश्न ये है कि क्या विकास दुबे की मौत के साथ यह इस कांड का पटाक्षेप हो जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं है। विकास दुबे की मौत इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मोड़ जरूर थी, चूंकि मुख्य अभियुक्त था,
लेकिन जो अभी उसके बाकी साथी फरार हैं, जो उसके संरक्षक जाता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे व्यापारी हो, उन सबके खिलाफ जांच हमारी चल रही है। हम निश्चित रूप से उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने आपको पहले भी इस बात को कहा कि हमें सिर्फ एक विकास दुबे को लेकर हम नहीं चल रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में फैले हुए ऐसे सैकड़ों विकास दुबे जो अपने आर्थिक साम्राज्य और अपराध के दम पर जेलों में रहते हुए 15-15 साल रहते हुए जिला पंचायत सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, हम उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन चला रहे हैं ताकि उनकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाए। जिस आर्थिक दम पर, जिस रुपए के दम पर वो चाहे पुलिस अधिकारियों का, चाहे राजनीतिक लोगों का संरक्षण पाते हैं, उसको हम तोड़ने का काम करें। लेकिन दुर्भाग्य 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसके लिए यूपी को काबिल लाई, तो आज एक कानून व्यवस्था की बात करने वाले जाकर एनकाउंटर पे ही खत्म हो जाता है और एनकाउंटर पर भी सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। अनुराग भदौरिया, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, रखिएगा, लेकिन एक सवाल साथ में मैं जोड़ देती हूं कि यहां जो बातें आपने रखी, जो सवाल समाजवादी पार्टी उठा रहा है, वो सवाल सिर्फ टीवी और ट्विटर तक ही सीमित रहेगा या आगे कुछ कदम भी उठाने वाले हैं इस दिशा में? अच्छा, अब आप सुन लीजिए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे लंबी लंबी हाथें से फोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, कोई नहीं रहेगा। इनसे पूछो, जो कन्नौज का सांसद एक अधिकारी को घर में घुस के पीटता है, तो आपने क्या किया उसके साथ? क्या उस पर आपने रास्ता लगाई, उस पर एनएसए लगाया, जेल भेजा? जवाहर बात बताओ आपने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सांसद है, जाके पुटेगा, गुंडागर्दी करेगा, उसको पार्टी से नहीं निकालेंगे। 2013 में मुजफ्फरनगर में हत्या के आरोपियों को उत्तर प्रदेश जब आईना दिखाओ, आईना पलटने लगते हैं, इधर छोड़ दिया गया, छटपटाने लगते हैं, पूरा छटपटाहट देखिए, चल गया। परेशानी देखिए, 2013 में बताइए आप, प्रभु प्रभु शांति शांति शांति, ओम शांति ओम शांति शांति शांति। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, अभी और पोल खोलता हूं, अभी और पोल खोलूंगा, मत घबराइए। देखिए कैसी मिर्ची लगी है। आप रुकिए रुकिए जनाब, अबे होले होले खोलते हैं ना, अरे होले होले हम पर्दा उठाएंगे ना, क्यों परेशान है? देखिए परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, आपकी सरकार है, आप ऐसा परेशान हो जाएंगे तो जनता का कैसे काम चलेगा? आप अगर आपने अपने ही नेता को आपने सुन तो लीजिए। अरे आप रुकिए, थोड़ा और दो चार नाम बता दें तो और थोड़ा ऐसा होगा तो ये डिबेट डिरेल हो जाएगा और जो बात सामने आनी चाहिए, जो सवाल और उसके जवाब सामने आने चाहिए, वो नहीं आ पाएंगे। नवीन जी और अनुराग भदौरिया, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, ठीक है? नवीन जी आपके पास आऊंगी मैं, लेकिन मुद्दे की बात हो, मुद्दे से नहीं भटकना है। इनके बजरंग दल के लोग उनको फूलमाला पहनाएंगे। अनुराग जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, अनुराग भदौरिया आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी इतिहास में चले जाते हैं। अनुराग जी आप भी मुद्दे से भटकते हैं और डिबेट को भी भटकाने की कोशिश होती है आपके भी, ठीक है? दोनों की आवाज डाउन की जाए। सुरेंद्र राजपूत आपके पास आती हूं। कांग्रेस इस मुद्दे को आगे कैसे उठाएगी? सिर्फ सवाल ट्विटर तक ही रहेंगे या आगे कोई अभियान आंदोलन भी? देखिए, इसमें अगर कोई आंदोलन या किस तरीके की बात होगी तो अपराधी के संरक्षण की बात आ जाएगी। साफ सी बात है, अपराधियों को संरक्षण हमें थोड़ी देना है। नहीं, अगर आपके पास पुख्ता तथ्य हैं, नहीं अनुराग माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, अगर आपके पास पुख्ता तथ्य हैं कि अगर ये फेक एनकाउंटर है तो फेक एनकाउंटर हमारे जुडिशरी का हिस्सा तो नहीं है, तो अगर उस पर सवाल उठाते हैं तो गलत क्या है? अगर आपके पास आधार है तो आप क्यों नहीं पुख्ता तौर पर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं? जरूर लड़ सकते हैं। जितनी बातें हैं, जितनी चीजें हैं, वो तथ्य हम आप दोनों मिलकर के, मीडिया भी स्थायी विपक्ष है और विपक्ष तो विपक्ष है ही है। हम लोग तो कभी सत्ता में भी आ जाएंगे, लेकिन मीडिया तो चाह करके भी सत्ता में नहीं आ सकता। मीडिया तो स्थायी विपक्ष है। हम और आप दोनों मिलकर के, नहीं मीडिया की चाहत तो छोड़ दीजिए, क्यों विषयांतर कर रही है मेनका जी, वो किसी अलग समय बात करेंगे। मीडिया की क्या चाहत है रहने दीजिए, मीडिया स्थायी विपक्ष है, इतना मानिए खाली, ठीक है ना? तो आपके साथी तमाम, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कहां कहां क्या क्या करते हैं, वो सब आपको भी जानकारी, हमें भी है। तो हम सब दोनों लोग स्थायी विपक्ष की बात कर रही हूं। तो स्थायी विपक्ष चैनल की भी जिम्मेवारी मत लीजिए। स्थायी विपक्ष जो है, हम लोग सवाल उठाएंगे, हम लोग कानून के सम्मुख सवाल प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद जो कानून करेगा, जो संविधान करेगा, उसको करेंगे। लेकिन अपराधी के लिए कोई आदमी सड़क पे उतरे, ये तो एक बड़ी हास्यास्पद सी बात है। विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके शरणदाता उससे बड़े अपराधी हैं।
इसका प्रश्न हमें भी उठाना चाहिए शरण और इसका दा- प्रश्न आपको भी उठाना चाहिए। सुरेंद्र जी सुनिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, लेकिन पार्टियों के जो नेता होते हैं उनमें दोस्ती अलग अलग पार्टियों की भी रहती है। निजी तौर पर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन हर पार्टी के पास होती है कि दूसरी पार्टी के संबंध किस किस से और किस तरह से काम चल रहे हैं। जहां तक बात विकास दुबे की है, 1990 से उसने जो अपराध के रास्ते पर कदम रखा, तेजी से उसकी गाड़ी बढ़ते चली गई, आज पलटी है लेकिन तेजी से बढ़ती चली गई। चाहे तब बीजेपी की सरकार हो, एसपी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो और वापस से बीजेपी की सरकार हो, वो कभी रुकी नहीं। तो इंफॉर्मेशन तो आपको भी होगी ना, आप वहां जमीन पर हैं तो आपको भी जानकारी होगी। ऐसा नहीं है कि विकास दुबे के बारे में जानकारी आपको नहीं होगी, तो आपके पास भी कुछ तथ्य तो होंगे, उन तथ्यों को लेकर आप सामने आ सकते हैं अगर आना चाहे तो। अगर आना चाहे तो एक लाइन, ठीक है, एक लाइन की बात कहूं मेनका जी, ठीक है, सिर्फ एक लाइन की बात है, किसी भी अपराधी के सत्ता संरक्षण होता है, सत्ता किसी की भी हो, सत्ता का संरक्षण होता है, पार्टियों का संरक्षण बाद में है, सत्ता का संरक्षण तो आप पहले ये कह रहे हैं कि अपराधी बीते हमेशा 20 सत्ता साल के में साथ आपकी जाता है। पार्टी की सरकार और नहीं एक रही चीज- तो क्लीन चिट आपकी पार्टी को, लेकिन फिर सवाल उससे पहले के वोट ना नहीं हम लगेंगे। क्लीन चिट किसी को नहीं दे रहे। ठीक है, नवीन जी के पास चलती हूं। किसी को नहीं दे रहे, पहले से मैं बता दूं आपसे। ठीक है सुरेंद्र जी, आपके ये- सवाल ये भी आ चीज गए, जो आपके आप सवाल भी आ समझिए, गए। आपका नवीन जी, मसला है, आप सवाल करके उसके बाद जवाब नहीं लेती हैं। नहीं, आपके जवाब आ गए, आपके जवाब आ गए, और आपने जो सवाल किया बीजेपी से जवाब ले लेते हैं, क्योंकि जवाबदेही तो उन्हीं की बनती है। जितने भी तीर छूट रहे हैं वो सारे तीर जो है इस वक्त मौजूदा सरकार पर, और होने भी चाहिए, यही दस्तूर भी है। बीजेपी के पास ही चलते हैं। नवीन जी, सबसे अहम सवाल क्या राज बेपर्दा होंगे? सबसे अहम सवाल, किस किस की गाड़ी पलटेगी भी या नहीं पलटेगी? मामला यहीं खत्म हो जाएगा। सेंटिमेंट्स लोगों के संतुष्ट हो गए, विकास दुबे ढेर हो गया, अब सब कुछ खत्म। विकास दुबे की आकाओं की गाड़ी आगे निकल गई। नहीं, विकास दुबे देखिए, की गाड़ी तो कोई विकास दुबे के खत्म होने से किसी का मतलब ये खत्म नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, आगे भी करते रहेगी। और मैंने पहले भी कहा, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं कि इन सारे गुंडों के पीछे, इन सारे जो संगठित अपराधी, उनके पीछे असली ताकत है रुपए की, और अपराध के माध्यम से जो रुपया कमाते हैं उससे, चाहे वो पुलिसिया संरक्षण पाए चाहे राजनीतिक संरक्षण पाए, हम लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं कि इनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़ें। और देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण जो बिकरू गांव की घटना हुई, उसमें कुछ बड़ी खबरें छुप गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़े माफिया टर्न पॉलिटिशियन के आर्थिक साम्राज्य पर जिस प्रकार से पुलिस ने क्रैकडाउन किया है, बसपा विधायक राजू पाल का हत्यारा, सपा का पूर्व विधायक अशरफ गिरफ्तार किया गया, पश्चिम में सुंदर भाटी गैंग के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई, हम लगातार उस दिशा में कार्रवाई कर रहे हैं। इन अपराधियों को विकास दुबे नहीं, विकास दुबे से जितने भी अपराधी हैं उनके आर्थिक साम्राज्य को तोड़कर उनको राजनीतिक और जो पुलिसिया संरक्षण मिल रहा है उसको भी हम तोड़ेंगे। जो भी इसमें होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। एक चीज मैं विपक्ष से कहना चाहता हूं, आपने मीडिया को विपक्ष बना दिया, आप भी अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाइए। आपको कहीं यह लगता है कि कहीं सरकार से कमी हो रही है तो संविधान पर भरोसा रखिए, अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखिए, जो आप नहीं करते हैं। आप विश्वास रखिए, अगर हमसे कहीं गलती होती है, न्यायालयों के दरवाजे खुले हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि न्यायालय के दरवाजे भी और न्यायालय के निर्णय को भी आप अपनी सुविधा के अनुसार अच्छा और बुरा बताते रहते हैं। जी, अनुराग भदौरिया। अच्छा, मेनका जी बोलूं? बिल्कुल। मेनका जी, बस इनसे ये पूछ लो कि विकास दुबे की गाड़ी तो पलटी, अच्छी बात है, पलटनी चाहिए, लेकिन विकास दुबे की आकाओं की गाड़ी आपने सीटी मार के आगे निकाल दी, उनको तो रफ्तार आगे भेज दी कि भाई तुम निकल जाओ, ये गाड़ी पलट जाने दो। आकाओं की भी गाड़ी पलटनी चाहिए, इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सीडीआर बाहर निकालिए। कौन आपकी जो तड़पन है ना अनुराग भदौरिया, आपकी आपके पार्टी के नेता की, वो समझ में आ रही है। जब अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोई काम करती है कि जो गाड़ी निकल गई है वो भी पलटनी चाहिए आगे चल के, तो उसको उसकी गाड़ी पलटने के लिए तो सबूत क्यों मिटाने में लगे? इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आपसे, इसलिए आप चिल्लाने क्यों लगते हैं? भैया आपके पेट में डर है, आपके अगर आपकी पार्टी के आका है तो उनकी भी गाड़ी पलटाओ ना। फिर गाड़ी तो सबकी पलटनी चाहिए, गाड़ी किसी चाहिए,
ये गाड़ी जो आप आगे से निकाल देते हो पतली गली से गाड़ी, ये गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए किसी की। जो आप गाड़ी निकाल रहे हो चुपके यही गाड़ी बाद में पलटती है लोगों को, ये दिक्कत आती है। इस तरह से आप विकास दुबे की गाड़ी पहले आप सिग्नल देके निकाल रहे थे दनादन आपके नेता और आपके अधिकारी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे क्या ठीक है इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती, ठीक है। अगर प्रशासन अनुराग जी, इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती तो उसी दिन अनुराग भदौरिया, आप जो सवाल उठा रहे हैं उसी सवाल को बार बार रिपीट कर रहे हैं। उस सवाल पर पहले ही इन्होंने कह दिया। अनुराग भदौरिया, नवीन जी ने पहले ही ये बात कही कि गाड़ी पलटेगी और बहुतों की पलटेगी, ये भरोसा वो दे रहे हैं न्यूज़ 18 पर। लेकिन आपके पास कुछ और सवाल है तो रखिए, एक ही सवाल आप बार बार रख रहे हैं और अगर एक ही सवाल बार बार करेंगे, ठीक है। अनुराग जी, मेरा आपसे भी सवाल है। अनुराग जी, ठीक है, ये तरीका नहीं है डिबेट का। अनुराग जी, आपको लंबा एक्सपीरियंस है डिबेट चैनल्स पर डिबेट में बैठने का, लेकिन ये तरीका नहीं है, बॉडी लैंग्वेज ये नहीं है, ठीक है। एक सवाल आपसे भी है कि जब आपकी पार्टी के नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीर भी विकास दुबे के साथ आती है तो क्या उस पर आप कोई जवाब देंगे? हम अपनी बात ही तो कह सकते हैं। उस पर जवाब देंगे आप? किस पे? आपकी पार्टी के नेताओं और पूर्व कैबिनेट मंत्रियों की तस्वीर भी विकास दुबे के साथ आती है, उस पर आप जवाब देंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता हो या भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, आप सीडीआर पब्लिक कर दीजिए ना, पता चल जाएगा आपको। उसके वीडियो भी जारी कर दीजिए, पता चल जाएगा आपको किसके उसके संबंध से क्या लेन देन। आप इंतजार करने के लिए तैयार हैं या सीडीआर आपको आज ही चाहिए? और आप कह रहे हो एक ही सवाल लौटा रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कर दो पब्लिक डिटेल कर दो, पब्लिक में छोड़ दो उसकी कॉल डिटेल, पब्लिक को अपने आप पता चल जाएगा। पब्लिक कर दीजिए कॉल डिटेल, क्यों छुपा क्यों रही है सरकार? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। उसकी सारी रिकॉर्डिंग पब्लिक कर दीजिए, पता चल जाएगा। इसके लिए आप कुछ वक्त देना चाहते हैं? कुछ वक्त देना चाहते हैं जांच के लिए, सीडीआर के लिए, या आज ही चाहिए आपको सीडीआर? सदरी उतरनी चाहिए, ये सदरी उतरनी चाहिए सबकी, जो विकास दुबे की। ठीक है, महेश मिश्रा जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। महेश जी, आप देख रहे हैं जब भी कोई मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में उछलता है तो फिर इसी तरीके से भटकता रह जाता है। अगर इतना ही आसान रहता राजनीति को, अपराध को एक दूसरे से अलग करना, तो आज इस मुद्दे पर हम बहस नहीं कर रहे होते। आज विकास दुबे जैसा अपराधी हमारे बीच नहीं था जिसका आज एनकाउंटर होता है। 20 साल से फल फूल रहा था और जब से देश आजाद हुआ है तब से ही कहा जाता है कि पॉलिटिक्स और अपराध का संबंध हर साल के साथ बढ़ा ही है, मजबूत ही हुआ है, कम नहीं हुआ है। यह बताइए, सीडीआर की मांग बार बार समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है, इन सब जांच में कितना वक्त लगता है? अगर सीडीआर की ही मांग करें तो अनुराग भदौरिया को कितना इंतजार करना चाहिए कि यह सीडीआर सामने आए? सीडीआर के लिए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। सीडीआर ऐसा नहीं, सीडीआर के लिए बहुत वक्त लगेगा। ये बीते 10 सालों तक के सीडीआर की मांग कर रहे हैं। नहीं, 10 साल तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 6 महीने के बाद तो फिर टेस्ट खुद ही वाइप आउट हो जाता है। 6 मंथ्स का तो सीडीआर मिल जाएगा। और शायद यही वजह है कि इतने कॉन्फिडेंस से मांग रहे हैं, क्योंकि इनकी सरकार तो 2.5 साल पहले थी और यही वजह है कि इतने कॉन्फिडेंस में मांग रही है। देखिए, ऐसा है कि हमें जो महत्वपूर्ण इस घटना का, दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई है, उसका जो महत्वपूर्ण पक्ष है और जो सबको प्रभावित करता है एक रूप से, चाहे कोई भी दल हो, कैसा भी हो, सबको प्रभावित करता है। तो कहता है घटनाक्रम, ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हर सरकार में और हर उसमें हुए हैं, लेकिन हमने जब ऐसा घटना हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम बड़ी जिम्मेदारी तरीके से इस घटना का पर्दाफाश करें और पर्दाफाश करने के बाद सारी एविडेंस कलेक्ट करें। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उनको उस अंजाम तक पहुंचाएं मुलजिमों को। देखिए, दिल्ली में निर्भया रेप कांड हुआ, उसके मुलजिम को 8 साल लगे अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए। अब दुर्भाग्य यह है कि कभी कभी माइंड सेट जो है हमारा ऐसा हो जाता है कि यदि बेंगलोर में होता है, बेंगलोर में पुलिस मुठभेड़ में भागते हुए मुलजिम मारे जाते हैं तो जनता फूली बरसा देती है उनके ऊपर। और यदि वो 8 साल विलंब होता 8 साल का, तो फिर उसमें सवाल उठते हैं। बिल्कुल। और सवाल लगातार उठते चले जाते हैं। तो देखिए, ये विरोधाभास तो समाज में रहेगा, क्योंकि समाज में अपराधी कहीं से हमारी बीच से आ रहा है, पुलिस भी हमारे बीच से आ रही है। जैसे हम पुलिस को हम दे देंगे, जैसा स्टफ दे देंगे, तो वैसे ही हमें पुलिस मिल जाएगी। यदि अच्छा स्टफ देंगे, अच्छी पुलिस मिलेगी, खराब स्टफ देंगे, खराब पुलिस मिलेगी। तो ये दोषारोपण करना, ये तो एक और गंभीर सवाल, और वो सवाल ये है कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की तो बात कर रहे हैं, नेताओं की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस महकमे में भी कई गद्दार हैं जो विकास दुबे के भी साथ थे और इससे पहले भी कई अपराध में अपराधियों के साथ उनकी संलिप्तता रही है। और यहाँ तो 200 पुलिसकर्मी, 1-2 नहीं 200 पुलिसकर्मी संदेह के दायरे में हैं। तो ऐसा क्या उसका रुतबा था
कि सिर्फ अपने गांव नहीं, आस पड़ोस के दूसरे गांवों के भी थानों पर इसका वर्चस्व था और पुलिस वाले वहां के मजबूर थे या फिर खुद से अपनी चाहत में इसका साथ दे रहे थे, कुछ एक को छोड़कर? देखिए, ऐसा है कि जितने भी माफिया हैं, जितने भी ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, इनका एक अपना लोकल, एक स्थानीय प्रभाव होता है और अपने गांव पर तो होता है, उसके आसपास 5-10 गांव में भी होता है। और दुर्भाग्य यह है कि हमारी पुलिस जो है आज वो जातिगत आधार पर बढ़ गई है। इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है हमें कि हमारी पुलिस ही बटी हुई है, ये वो पुलिस है, ये वो पुलिस है, ये पुलिस है। तो कुछ ना कुछ तो कमियां हमारे अंदर हैं, कमजोरियां हमारे अंदर हैं। और क्या ये भी माने कि चूंकि इसकी सेटिंग ऊपर के लेवल पे थी और इसलिए इसके लिए आसान था कि स्थानीय पुलिस को भी ये अपनी जेब में रख ले। सीओ बार बार शिकायत करते हैं, जो कि अब शहीद हो चुके हैं, उनकी शहादत को तो हम भूल नहीं सकते, जो लगातार विकास दुबे के खिलाफ और उसको संरक्षण देने वाले लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन उनकी शहादत हो जाती और तब जाकर इस मसले पर काम होता है। और बार बार चिट्ठी होने के बावजूद भी एसएसपी उस वक्त के कार्रवाई नहीं करते और फिर वो एसटीएफ के डीआईजी बन जाते हैं। फिर उसी एसटीएफ को विकास दुबे की जिम्मेदारी भी दे दी जाती है जांच के लिए। जब मीडिया में खबर आती है तब उन्हें हटाया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। सरकार अपना काम कर रही है, ये दिख रहा है, लेकिन वो एसटीएफ में डीआईजी तक पहुंच गए जो खुद दागदार थे। नहीं, देखिए, अब ये सीओ साहब ने चिट्ठी लिखी है, जैसा कि मीडिया में आ रहा है और प्रमाणित हो चुका है कि उन्होंने उनके कंप्यूटर में चिट्ठी मिली और उन्होंने सूचित किया और जरूरी चिट्ठी लिखने से वो अवगत कराएं। ये तो रोजमर्रा की बातें होती है पुलिस अधीक्षक की, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अपने अधिकारियों के साथ में। बिल्कुल, फोन कॉल्स भी हमने सुनाए हैं, ऑडियो कॉल्स भी हमने सुनाए हैं, जिसमें बाकायदा एसएसपी से, तत्कालीन एसएसपी से तत्कालीन सीओ देवेंद्र मिश्र बात कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं उस वक्त के थानाध्यक्ष की, और थानाध्यक्ष को भी उस वक्त कॉल पर रखा जाता है और वो अपनी सफाई पेश करता है और एसएसपी अनंत देव उस सफाई से संतुष्ट हो जाते हैं और वो वापस सीओ को समझाते हैं कि ये सिर्फ आपसी तालमेल की कमी है, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। नहीं, आपसी तालमेल की कमी नहीं है। देखिए, मैं बताऊंगा आपको, ये भारी चूक हुई है निश्चित रूप से। यदि क्षेत्राधिकारी है तो उसका स्तर थानाध्यक्ष से ऊपर है। हाँ, और थानाध्यक्ष के द्वारा में कोई शिकायत बिल्कुल नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रह गया है। नहीं। लेकिन एक सवाल बहुत संक्षेप में जवाब कि ठीक है, राजनेताओं के नाम कितने पर्दाफाश होते हैं उस पर हमारी निगाहें रहेंगी, लेकिन क्या वो सभी पुलिसकर्मी भी बेपर्दा होंगे जिन्होंने वर्दी को दागदार किया? ये पहला अटेम्प्ट तो इसी पर होना चाहिए। ये कानपुर की बात नहीं है। इस अटेम्प्ट को तो हमें पूरे प्रदेश में करना है। ये चाहे वेस्टर्न यूपी की बात हो, चाहे ईस्टर्न यूपी की बात हो, चाहे सेंट्रल यूपी की बात हो, सहारनपुर से लेकर बलिया तक ये नेक्सस ये खाली कानपुर में ही नहीं है। बिल्कुल, ये भरोसा सरकार भी दे